नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की करेंगे, क्योंकि अब खबरें सामने आ रही हैं कि फरवरी के महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। ये यात्रा क्या मायने रखती है, इसको आगे डीकोड करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही में एक और अहम मुद्दे पर बातचीत होगी, क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बीजिंग के दौरे पर, चीन के दौरे पर थे, जहां पर चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन दोनों के बीच किन मुद्दों पर बात हुई, किन पर सहमति बनी, और क्या वाकई में चीन के ऊपर भारत ट्रस्ट कर सकता है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तलाशने की कोशिश होगी। बांग्लादेश में अभी बहुत कुछ होने वाला है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद क्या मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है? ढाका में एक बार फिर से छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच खबर है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। उनके तख्ता पलट की भी साजिश बांग्लादेश में रची जा रही है। इस पर भी बात होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी फरवरी में जा सकते हैं अमेरिका। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। अप्रवासी मुद्दा और हथियार डील पर चर्चा। हिंद प्रशांत महासागर में क्वेड पर भी चर्चा। पीएम मोदी फरवरी में जा सकते हैं अमेरिका। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। अप्रवासी मुद्दा और हथियारों की डील पर होगी चर्चा। हिंद प्रशांत महासागर में क्वेड पर भी चर्चा। पीएम मोदी फरवरी में जा सकते हैं अमेरिका। पीएम मोदी फरवरी में जा सकते हैं अमेरिका। हिंद प्रशांत महासागर में क्वेड पर भी चर्चा। पीएम मोदी फरवरी में जा सकते हैं अमेरिका। बड़ी खबर, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत। अप्रवासी मुद्दा और हथियार डील पर चर्चा। हिंद प्रशांत महासागर में क्वेड पर भी चर्चा। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। डिटेल से इस मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे। अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। फरवरी के महीने में दौरा संभव। ट्रंप ने मीडिया को दी जानकारी। सोमवार को पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई फोन पर। अमेरिका आने का न्योता दिया ट्रंप ने। अप्रवासी मुद्दे पर दोनों में बातचीत। हथियार डील को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा। तो क्वेड की मजबूती पर भी बातचीत हुई। फ्रांस में एआई समिट होने जा रही है, वहां पर भी बातचीत हो सकती है। और अहम दौरा पीएम मोदी का अमेरिका का ये होने वाला है। तो पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे फरवरी के महीने में। हालांकि विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की। लंबी बातचीत दोनों के बीच हुई। क्वेड की मजबूती पर बातचीत हुई। फ्रांस में एआई समिट है, वहां पर भी पीएम ने जाना है। खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वहां भी आ सकते हैं। पीएम मोदी भी जाने वाले हैं फ्रांस। हमारे साथ जाने माने विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जय हिंद। थैंक यू समय देने के लिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका की यात्रा का जो अब खबर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत उनकी हुई, फोन पर बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। अब खबरें आ रही हैं कि पीएम मोदी फरवरी में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते एक नए दौर में जाने वाले हैं डॉक्टर साहब। राजेश जी, देखिए, यदि ये खबर आई है तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए भी क्योंकि दुनिया भर में तमाम तरीके की आशंकाएं थी। यह बात भी कही गई कि प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया। तो जो माहौल बनाया जा रहा था, इस बीच ट्रंप की यह दूरदर्शिता है कि वो इस बात को बखूबी समझ गए कि भारत
हिंद प्रशांत क्षेत्र का उनका एक अहम भागीदार है, सामरिक भागीदार है, आर्थिक भागीदार है। और लाखों भारतीय जो है वो अमेरिका में रहते हैं, जो अमेरिका के निर्माण में अपनी महती भूमिका को निभा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन आशंकाओं के बीच जो ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आमंत्रित किए गए और अमेरिका जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबर है। इसलिए भी क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के साथ यदि भारत की वार्ता होती है, उस समय होती जबकि ट्रंप ने अभी-अभी शपथ ग्रहण किया है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार समझता है और अब उसकी पुष्टि भी ट्रंप ने बाकायदा कर दी है। राजेश जी। जी, इसका काफी हद तक श्रेय विदेश मंत्री एस जयशंकर को सर। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में 5 से 6 दिन के लिए यात्रा पर गए, शपथ के बाद भी 4 से 5 दिन अमेरिका की यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे। वहां के एनएसए, वहां के विदेश मंत्री के साथ जो नए विदेश मंत्री एनएसए हैं उनसे मुलाकात हुई, तो काफी श्रेय विदेश मंत्री एस जयशंकर को सर। जरा इसे देखिए, विदेश मंत्री जो है जयशंकर एक ऑफिसर रहे, आईएफएस रहे, वो तो उनकी प्रतिभा को कमतर आंकने की भूल लोग करते हैं, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए क्योंकि विभिन्न मौकों पर कभी-कभी विदेश मंत्री हमारे जयशंकर मुखरता से भी बात करते हैं और बहुत ही कूटनीतिक तरीके से भी चीजों का संचालन करते हैं। तो देखिए, अच्छी खबर आने का श्रेय निश्चित तौर पर विदेश मंत्री को जाना चाहिए क्योंकि शपथ के पहले भी वो वहां पर थे, शपथ के दौरान वहां पर उपस्थित रहे और अब दुनिया भर में जिन मजबूत राष्ट्र है जिनके शिखर जो शीर्ष अध्यक्ष हैं या शीर्ष जो पदों पर है उनसे मुलाकात की जब बात आई तो ट्रंप ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए पसंद किया है। जाहिर सी बात है ये हमारी वैदेशिक नीति के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ट्रंप जो प्रतिबंधों की राजनीति पर विश्वास कर रहे हैं, दुनिया भर में जैसे प्रतिबंध लगा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ से अपने आप को हटा रहे हैं, बांग्लादेश पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, तो भारत को खासकर तकनीकी तौर पर भारत और अमेरिका बड़े साझेदार हैं, सामरिक तौर पर बड़े साझेदार हैं और चीन की चुनौती से मुकाबला करने के लिए कहीं न कहीं अमेरिकी दबाव की आवश्यकता हमको पड़ती है और उससे चीन भयभीत भी रहता है। आप ताइवान को ले लें, तो प्रधानमंत्री मोदी जो जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे मुद्दों पर आने वाले समय में बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रंप है वो निर्णय लेने वाले राष्ट्रपति है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत पर हो सकता है कि दक्षिण चीन सागर को लेकर कोई निर्णय लिया जाए, क्वाड को लेकर कोई निर्णय लिया जाए। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि जब दोनों अपने देशों के प्रमुख एक दूसरे से मिलेंगे तो किन समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, इसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। इंतजार करेगा। लेकिन क्या अप्रवासी का मुद्दा बहुत जोरों से उठ रहा है इस वक्त अमेरिका में? जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो अवैध अप्रवासी हैं उनको निकाल रहे हैं, चाहे फिर उनके हाथों में हथकड़ियां हों, पैरों में जंजीरें हों, चाहे उनको अपनी एयरफोर्स के विमान में भरकर उनके देशों तक पहुंचाना हो। भारत के भी काफी ज्यादा लोग हैं अमेरिका में और अवैध प्रवासियों में भी भारत की संख्या कम नहीं है, लाखों में पहुंच रही है। तो क्या उसको लेकर एक बातचीत हो सकती है? पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सब? राजेश जी, देखिए, अवैध अप्रवासन को जिस प्रकार से दुनिया भर में प्रचारित किया जा रहा है तो दरअसल उस मुद्दे को समझा ही नहीं जा रहा है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत ने तो स्वीकार कर लिया कि हम हमें अपने अवैध प्रवासियों को वापस ले आएंगे। इसका मतलब है कि भारत के लिए वो कोई समस्या है ही नहीं क्योंकि हमारे जो हजारों प्रोफेसर वहां पर शिक्षा देते हैं, हमारे हजारों युवा आईटी विभाग में काम करते हैं, नासा में सबसे ज्यादा भागीदारी भारतीयों की है। तो कुल मिलाकर भारतीयों की छवि इतनी अच्छी है कि अमेरिका उन पर भरोसा करता है। लेकिन जब आप अवैध प्रवासन की बात करते हैं तो सिर्फ भारत से उसका सरोकार नहीं है। दरअसल देखिए, मैक्सिको की बॉर्डर या कोलंबिया और इधर से क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ पर राजनीतिक शरण चाहते हैं अमेरिका में, तो वो अपने कागज जमा कर देते हैं और कागज जमा करने के बाद जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको पुलिस जो है वो छोड़ देती है। तो समस्या वो बढ़ गई है, ऐसे लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए जो राजनीतिक शरण के नाम पर अवैध अप्रवासन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बाद ड्रग्स में वो भागीदार बनते हैं, वो तस्करी करते हैं। इसके कारण अमेरिका में इसके कारण जो है वो हिंसा बढ़ी है, नस्लीय हिंसा भी बढ़ गई है। वहां पर गोली मारने की बहुत सारी घटनाएं होती, बंदूक चलने की बहुत सारी घटनाएं होती। तो किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि अपने देश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करे।
तो अवैध अप्रवासन को लेकर भारत का बहुत क्लियर स्टैंड है कि यदि अवैध तौर पर वहां पर हमारे नागरिक गए तो हम उनको वापस ले आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारत ने इसको समस्या की तरह देखा है, क्योंकि भारत स्वयं अवैध अप्रवासन का विरोधी रहा है। तो यह मुद्दा हो सकता है दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच कि कैसे हमारे नागरिक वापस सही तरीके से आए, उनके सम्मान के साथ आए। लेकिन दोनों देशों के बीच यह किसी विवाद का कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजेश जी। जी डॉक्टर साहब, एक पॉइंट और डिफेंस एंगल से मैं चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी पहुंचेंगे, मैं उनसे भी समझूंगा। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि जो बाइडन जिन्होंने तमाम अच्छी अच्छी बातें की, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मुलाकातें भी हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि 414 इंजन जो कि हमारे तेजस मार्क 1 मार्क 2 को लिए चाहिए, एएमसीए के लिए चाहिए, उसको उसमें कोई बहुत तेजी से काम नहीं हुआ। क्या अब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से भारत अमेरिका के बीच एक जो बिजनेस है, खासकर डिफेंस को लेकर, उसमें एक तेजी आएगी? अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खासकर पेंटागन को मनाएंगे कि वो भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करे? सब कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? राजेश जी, देखिए ये थोड़ी जटिलता है इस मसले पर, क्योंकि भारत की रूस से नजदीकी इसलिए रही है क्योंकि रूस से जो हम मिसाइल बनाए, हम हथियार बनाए, हम एयरबेस बनाए, किसी में भी तकनीकी हस्तांतरण रूस भारत को करता रहा है। और यही कारण है कि रूस और भारत के संबंध जो है वो मजबूत रहे। लेकिन अमेरिका जो है वह तकनीकी हस्तांतरण करने से बचता है, और यही एक ऐसी चीज है जिसके कारण भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में दूरियां हो जाती है। तो इस मामले पर जो बाइडन है वो जो है वो उनका जो रुख है वो दिखते उदार थे, लेकिन डेमोक्रेट्स जो है वो भारत से बहुत अच्छे हो ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि आप कमला हैरिस को ले लें, आप बाइडेन को ले लें, इनकी भारत के प्रति नीतियां बहुत अच्छी रही नहीं है। लेकिन जो ट्रंप है वो निर्णय लेते हैं, साहस से निर्णय लेते हैं, किसी भी चीज पर मुखरता से बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत से तकनीकी हस्तांतरण को लेकर समझौता हो जाए, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक अच्छे व्यापारी, और व्यापार होने से भारत का महत्व बखूबी जानते हैं, क्योंकि भारत को हथियारों की जरूरत है, चीन के खिलाफ जरूरत है। और हमारे मन में हमेशा ये आशंका रहती है कि यदि चीन से हमारा टकराव होता है तो रूस हमारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका जो है उसके लिए चीन बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। तो ट्रंप के रहते जो समझौते हो सकते हैं भारत से, मुझे नहीं लगता कि और कोई राष्ट्राध्यक्ष के रहते हो सकते हैं। तो आने वाले समय में हमको बेहद उम्मीदों से इस दोनों राष्ट्राध्यक्ष की बैठक पर नजर रखना पड़ेगी, और इस पूरी संभावना है कि अच्छी डील भी होगी, क्योंकि जो ट्रंप है उनका बहुत सारा व्यापार भारत में, और यदि सामरिक भागीदारी होती है तो उसका जो लाभ है वो अमेरिका को निश्चित तौर पर मिलेगा। राजेश जी। जी, बस एक सवाल और जो मेरा अमेरिका से जुड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने डीईआई के तहत जो भर्तियां की जा रही थी उनके ऊपर रोक लगा दी, और जो लोग काम कर रहे थे उनको कहा कि आप पेड लीव के ऊपर चले जाइए। उनमें लगभग 1 लाख से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। डीआई के तहत अमेरिका विविधता, समानता और समावेश के तहत दुनिया भर से आ रही प्रतिभाओं को नौकरी देता है। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से बाहर से आई हुई प्रतिभाओं को अब थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने यह नहीं देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट सुपरमेसी की तरफ अमेरिका को या यूरोप को ले जाना चाहते हैं, और ये ना तो अमेरिका के लिए अच्छा है ना ही दुनिया के लिए अच्छा है? सर राजेश, देखिए जो ट्रंप है वो अमेरिका के रूढ़िवादी ईसाइयों की पसंद है, अधिकांश जिन्होंने वोट दिया है। लेकिन ट्रंप को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लैटिन एशियाई अफ्रीकी जो लोग हैं उन्होंने भी वोट दिया है। लेकिन ट्रंप कितने प्रतिबंध लगा पाएंगे, या अभी उन्होंने जो कार्य योजना बनाई है उसको कितना लागू कर पाएंगे, ये देखना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि हाल ही में एक बिशप, आपको याद होगा, एक बिशप ने उनकी मौजूदगी में ट्रंप से यह अपेक्षा की थी कि वो लोग जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं, वो लोग जो अमेरिका में मदद करते हैं, वो चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारे हो, या चाहे मंदिर हो, एक बिशप ने कहा था। ट्रंप को बात बुरी लगी थी, ट्रंप ने उनकी आलोचना भी की। तो बात यह है राजेश जी की
अमेरिका में 2 सालों में चुनाव होते हैं जिनको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। और मध्यावधि जी चुनाव में सीनेट में भी मतलब कांग्रेस में भी वोट चुनाव होते हैं और सीनेट में भी होते हैं। तो ऐसे में वो ही राष्ट्रपति जो है वो 2 साल में मध्यावधि चुनाव को क्रॉस कर पाता है, जिसकी नीतियां जो है वो उदारता की ओर। और यदि ट्रंप ने बहुत ही कठोर निर्णय लिए तो आने वाले समय में उनको सीनेट में कमजोर पड़ जाएंगे। यदि वो वहां पर सीनेट में कमजोर पड़े तो वो जिन बिल्स पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो उनके बड़े बड़े जो मोटो है, जिन उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, तो वहां पर ट्रंप कमजोर पड़ जाएंगे और फिर उस पर वो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि सीनेट से पास नहीं हो पाएंगे। तो अभी ट्रंप ने जो चुनावी वायदे किए थे उनको प्रचारित कर रहे हैं, बहुत कड़े कड़े निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ये सही अक्षर से लागू होने में बहुत समय लगेगा और इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि अमेरिका विविधता का प्रतिनिधित्व करता है और अमेरिका में विविध समाज रहता है। अमेरिका में मानव अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बहुत स्पष्टता है और कोई भी गलती रिपब्लिकन ट्रंप ऐसी नहीं करेंगे कि डेमोक्रेट्स मजबूर हो जाए। मुझे लगता है ऐसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप भी इंसान है और अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन पर दबाव पड़ेगा और उनको दबाव समूहों के आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दबाव समूह मध्यावधि चुनाव में उनको अल्पमत में लाकर खड़ा कर सकते हैं, जहां पर ट्रंप के पास सिर्फ पद रहेगा, लेकिन यदि उनके हाथ कट गए, सीनेट में सदस्य कम हो गए, तो किसी काम के नहीं रहेंगे। राजेश जी एक सवाल और डॉक्टर साहब, जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत माना जा रहा है कि एक राष्ट्रवाद जो है अमेरिका में भी दौड़ रहा है और पूरे दुनिया में इस वक्त राष्ट्रवाद की लहर है। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कहा कि पनामा कैनाल पे मैं कब्जा कर लूंगा, ग्रीनलैंड के ऊपर मैं कब्जा कर लूंगा, कनाडा को मैं अपना हिस्सा बना लूंगा, अपना राज्य बना लूंगा, क्या ये राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की तरफ नहीं बढ़ रहा है जो एक हिटलर के वक्त में हुआ था? और ये क्या एक नया सबब नहीं होगा चिंता के लिए, चिंता का, डॉक्टर साहब? राय से बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद के बीच एक महीन सा फर्क होता है। यदि आप लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इसका मतलब अपने देश के लोगों की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, अपने देश को आप प्रथम स्थान पर रखना चाहते हैं, अपने देश में खुशहाली लाना चाहते हैं, अपने देश में शांति लाना चाहते हैं, आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप अति राष्ट्र की बात करते हैं तो अति में आक्रामकता आ जाती है। इसका मतलब है कि आप खुशहाली आक्रामक तरीके से अपने देश में लाएंगे, तो आक्रामक तरीके से खुशहाली कैसे लाएंगे? आप अन्य देशों के जो नागरिक है उनको अपने देश से बाहर कर देंगे। भैया, अमेरिका से आप अन्य देशों के नागरिकों को बाहर कर देंगे तो वो मजदूर, वो होटल में काम करने वाले लोग जिसके बारे में बिशप ने कहा था, वो लोग आप कहाँ से लाएंगे? तो यह जो राष्ट्रवाद तक तो ठीक है, लेकिन फिर जब पनामा की बात कर रहे हैं, आप डेनमार्क से दुश्मनी लेना चाहते हैं, आप कनाडा पर प्रहार कर रहे हैं, तो इन चीजों से वैश्विक स्तर पर अमेरिका का विरोध बढ़ेगा। जैसे ट्रंप ने कहा फिलिस्तीन को लेकर कि हम फिलिस्तीन के लोगों को जॉर्डन और मिस्र में बसाएंगे। जॉर्डन और मिस्र ने इस बात का, मिस्र तो बहुत अवेयर था कि कोई भी गजा से रहने वाले लोग वहां पर नहीं आए। तो आप दूसरों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरों को अपनी जमीन से खदेड़ना चाहते हैं, उसकी बहुत बुरी प्रतिक्रिया होगी। उसकी बुरी प्रतिक्रिया से अमेरिका का वैश्विक स्तर पर बहिष्कार शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका की डॉलर इकोनॉमी इसलिए चलती है क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब रूस और चीन युआन में व्यापार कर लेते हैं, ईरान युआन से जुड़ गया है, उत्तर कोरिया युआन से जुड़ गया है, आपके कई लैटिन अमेरिकी जो देश है वो अमेरिका को आंखें दिखा रहे। जब आप अपने पड़ोस के देशों में अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाए, तो आप आपकी हिंद प्रशांत केंद्रित जो नीति बना रहे, उस पर आप भारत जैसे देशों का भरोसा कैसे जीतेंगे? तो ट्रंप जो है, उन्होंने जो चुनावी वादे उछाले थे उसमें आक्रामकता थी, लेकिन अति राष्ट्रवाद की नीतियां वैश्विक स्तर पर इसलिए नहीं चल सकती राजेश जी, क्योंकि ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का दौर है, जहां पर हमारे साझा हित नजर आते हैं, जहां पर बेंगलोर में बैठकर अमेरिका के आईटी कंपनीज को डील किया जाता है। तो आपका अति राष्ट्रवाद का जो नारा है वो खाड़ी के जो देश है, सऊदी अरब जैसे देश जहां पर राजा महाराजा राज करते हैं, वो तो अति राष्ट्रवाद
को प्रचारित नहीं कर पाते, और खाड़ी के देशों में मंदिरों को बाकायदा मंदिर बनाए जा रहे हैं कि दूसरे देशों बिल्कुल के सर, बिल्कुल। नागरिक आए, भारतीय नागरिक आए यहाँ पर रहे। तो ट्रंप का जुमला राजेश जी ज्यादा चलने वाला नहीं है। इससे इसका अमेरिका का बहुत नुकसान हो सकता है, और ट्रंप एक अच्छे बिजनेसमैन है, उनको बहुत जल्दी यह बात समझ में आ जाएगी। जी राजेश जी। जी, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। चीनी विदेश मंत्री से मिले भारतीय विदेश सचिव वांगी और विक्रम मिस्री में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। 5 साल बाद शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारत चीन के बीच अब सीधी फ्लाइट भी शुरू होगी। में के मुद्दों पर बातचीत हुई। 5 साल बाद शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए। विक्रम मिस्री और वांगी की मुलाकात डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस से फिर शुरू होगी। आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाएंगे दोनों देश। मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत होगी। 75वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाएंगे। जो रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ है आपसी संबंधों की, उसको संयुक्त रूप से मनाने का फैसला किया गया है। डायरेक्ट फ्लाइट की बात हुई है, आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाना, मीडिया और थिंक टैंक की बातचीत। लेकिन नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से। हाइड्रोलॉजिकल डेटा का आदान प्रदान होगा। सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। भारत चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल पर मीटिंग भी लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अब ब्रेक के उस पार सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे, डिटेल से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मुद्दे पे चर्चा अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बीजिंग के दौरे पर थे, जहां पर वांगी के साथ जो मंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई। और अब फैसला लिया गया है कि मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में भारत चीन के ऊपर भरोसा कर सकता है? ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने 2 महीने के अंदर 2 बड़ी यात्राएं, दिसंबर में एनएसए अजीत डोभाल गए, जनवरी में विक्रम मिस्री सर हमारे गए, और वांगी के साथ दोनों की मुलाकात हुई। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो अच्छी खबरें, भारत चीन के लिहाज से अच्छी खबरें, चाहे डायरेक्ट फ्लाइट की बात हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो। लेकिन घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है कि क्या वाकई में भारत गलवान में 20 से सैनिकों को खोने के बाद चीन पर ट्रस्ट कर सकता है? ऐसा वैसे मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलिए सर। जी जी। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, तो चीन से हम बहुत लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। चीन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। लेकिन आप इस दौर में एक कूटनीति का एक नया तरीका देखेंगे कि जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, वो सार्वजनिक मंचों पर यह कहने से गुरेज नहीं करते कि चीन पर भरोसा करने में अभी समय लगेगा। देखिए, मतलब अभी कूटनीति में एक फर्क नजर आ रहा है। वहीं पर जो हमारे विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, वो जा रहे हैं, अजीत डोभाल मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम ठीक उसी कूटनीति पर काम कर रहे हैं जैसे जो चीन का अखबार भारत के खिलाफ छापता है, लेकिन चीन के अधिकारी भारत से बात करते हैं। ये होती है दबाव की कूटनीति। तो हमने डोकलाम से लेकर लगातार जो चल रहे आप गलवान में ले ले, हमने अपने सैनिकों को वहां पर लंबे समय तक तैनात करके कम से कम एक रणनीतिक बढ़त चीन पर जरूर हासिल कर ली है। यदि चीन हमसे आक्रामकता, हमारे प्रति आक्रामकता रखता है, तो हमारा जवाब भी चीन की तर्ज पर ही होगा। यही कारण है कि अब चीन जो है कूटनीति के ट्रैक पर लौट रहा है, वापस के कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने की बात कह रहा है। भारत से व्यापार ठीक तरीके से कर रहा है, क्योंकि चीन इस बात को बखूबी जानता है कि जो भारत है वो भूटान या नेपाल जैसा देश नहीं है जिसके साथ जैसा बर्ताव चाहे वैसा हम कर लेंगे।
तो यह भारत की लंबे समय तक टिके रहने की रणनीति, भारत की सीमा रेखा पर जवाब देने की रणनीति और इसके साथ-साथ वैश्विक मंचों पर क्वाड जैसे मंचों पर भारत का जो अमेरिका जैसे देशों की जो साझेदारी बढ़ाने की कोशिशें हैं, उसी का नतीजा है कि भारत चीन पर दबाव बनाने में अब सफल हो गया है और यही कारण है कि अब चीन आक्रामकता से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देने लगा है कि कैसे कूटनीतिक स्तर पर भारत से बातचीत की जाए। तो उसी के नतीजे हैं कि अब भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। भारतीय धर्मावलंबी जो है अब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएँगे और दूसरी बात ये भी है राजेश जी कि चीन से साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, तो भारत के हित में भी इसलिए क्योंकि अरबों डॉलर जो है उसके हथियार हमको खरीदना जी। पड़ते हैं। हमको एक चीन पर कुछ सालों पहले तक तो ऐसा कोई तनाव नहीं होता था कि हमारी सेना को हमको तैनात करना पड़े क्योंकि वहाँ पर बड़े-बड़े पर्वत हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि हमारे सैनिक मारे जाते हैं। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो भी भारत की जटिलताओं को बढ़ाती है। तो आप सामरिक स्तर पर ले लें, आप रणनीतिक स्तर पर ले लें, आप आर्थिक स्तर पर ले लें, हमारे लिए वो जो बॉर्डर है वो चुनौती पेश करती रही है। इस कारण भारत और चीन के संबंध अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत के हित में भी है और चीन के हित में भी। राजेश जी। जी, लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, क्या इसको हम अमेरिका के एंगल से जोड़ सकते हैं? जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई, चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात, टैरिफ लगाने की बात, ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, और जिस प्रकार से कड़े तेवर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं, तो क्या ये जो कड़े तेवर हैं दो पड़ोसियों को, जिनके बीच एक युद्ध भी हो चुका है, उन्हें करीब ला रहे हैं ये सब? राजेश जी देखिए, आप जब भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया की या वैश्विक परिस्थितियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारी हमारी भू-राजनीतिक स्थिति कैसे है। तो जी। भारत और चीन के बीच दुनिया भर के दबाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं। निश्चित तौर पर ट्रंप के आने के बाद जो आशंकाएँ गहराई है, चीन से प्रतिद्वंदिता को लेकर जो कुछ हो रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत की द्विपक्षीय नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक तौर पर भारत ने दबाव बनाने की कोशिश की है। या भारत में दूसरी बात ये भी कि जो भारत में राजनीतिक स्थायित्व है और राजनीतिक स्थायित्व गठबंधन सरकारें होने से जो वैश्विक स्तर पर बहुत सारी नीतियाँ ऐसी बनती है कि वैश्विक स्तर पर नेता जो है वो भरोसा नहीं करते और उसका कारण ये भी होता है कि कल्पना कीजिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भारत में सरकार की साझेदार होती तो शायद चीन जो है वो भारत पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाता। लेकिन भारत में भी राष्ट्रवादी सरकार है, तो चीन इस बात को बखूबी जानता है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व एक मजबूत नेतृत्व है और भारत में एक निर्णय क्षमता भारत की है और चीन जैसे देशों को निर्णय क्षमता चाहिए क्योंकि उसके गहन व्यापारिक हित है यहाँ पर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मिलाकर कूटनीति का संचालन होता है। तो मुझे लगता है राजेश जी कि ट्रंप का आना एक अच्छी ठंडी हवा का झोंका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ परिणाम आ रहे हैं वो भारत के राजनीतिक नेतृत्व के कारण आ रहे हैं, जिसमें दुनिया में मैसेज जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है मजबूत है और भारत का राजनीतिक नेतृत्व भी बहुत मजबूत है। जी राजेश जी। ऐसे बड़ी खबर इस वक्त की बांग्लादेश से, बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर प्रदीप अलूनी के पास हम लौटेंगे। अवैध प्रवासियों पर सख्त डोनाल्ड ट्रंप। रही गाज, अवैध प्रवासियों पर सख्त डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल, चर्च, गुरुद्वारों तक पहुंची अमेरिकी पुलिस। भारतीयों पर भी गिरने जा रही है गाज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध प्रवासियों पर सख्त डोनाल्ड ट्रंप। स्कूल, चर्च, गुरुद्वारों तक पहुंची अमेरिका की पुलिस, इस वक्त की बड़ी खबर।
के पास हम चलेंगे। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से हम देखें, जिस प्रकार से कोलंबिया के लोगों को भेजा गया, और मैं तस्वीरें देख के हैरान था। कुछ तस्वीरें वैसी थी जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, ट्रेनों में भरकर उन्हें भेजा जा रहा था। कुछ वैसी ही तस्वीरें देखी हमने कि हाथ में चेन है, हाथ में हथकड़ी है, पैरों में चेन है, कमांडोज अगल बगल में खड़े हैं, जहाजों में उनको भरा जा रहा है, विदेश पहुंचाया जा रहा है। क्या तमाम देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही कर जा रहे हैं? और ये तो बड़ा ही गलत मैसेज फिर दुनिया के लिए होगा डॉक्टर साहब। जाहिर से देखिए, इसके बहुत व्यापारिक प्रभाव होने वाले, क्योंकि आप कल्पना कीजिए, बांग्लादेशियों को इस हालात में पहुंचा दीजिए आप, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने आ जाएगी। और ट्रंप ने ऐसा किया, जब कोलंबिया ने मना किया कि हम जहाज नहीं रोकने देंगे, जो कुछ भी किया, तो उन्होंने कहा कोलंबिया पर टैरिफ बढ़ाने का आदेश दे दिया। मतलब आप सोचिए कि लाखों करोड़ों अवैध प्रवासियों का बोझ ढो रहा है अमेरिका, और वहां के लोग परेशान हैं। तो अमेरिका का जो निर्णय है वो इतना जबरदस्त निर्णय है ट्रंप का, जिसका प्रभाव अब यूरोप पर पड़ेगा, और यूरोप की राजनीति में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं। क्योंकि सीरिया से लोग, अफगानिस्तान से लोग, पाकिस्तान से लोग, तमाम इस्लामिक जो देश है वहां के जो शरणार्थी है, आपने एक बात पर और गौर कीजिएगा कि इस्लामिक देशों से जो शरणार्थी है वो वहां पर नहीं रहते हैं, किसी इस्लामिक देश में नहीं जाते, वो यूरोप जाते हैं। वो उनको सारे मानव अधिकार कहां पर चाहिए? यूरोप में चाहिए, और यूरोप की कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब कर दिया है। ये कारण है कि फ्रांस में दक्षिणपंथी सरकार सत्ता में आ रही है, जर्मनी में आप देख लीजिए। तो अब यह दबाव पूरा यूरोप पर पड़ने वाला है। यही कारण है कि इसी मुद्दे पर ट्रंप जो है यूरोप और नेटो के सामने खड़े हो गए हैं। तो ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो मानवाधिकारों की दृष्टि से, जो वैश्विक दृष्टि रखते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन यही राष्ट्रवाद है। आप अब प्रवासियों को अपने देश से बाहर खदेड़िए, अपने देश की कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक कीजिए और आप खुशहाली लाइए। हाँ, लेकिन उनका ये तरीका, इसके देखने में तरीका इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि आप यदि हवाई जहाज से पहुंचा रहे हैं, कल अगर आपको पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, आप दूसरा तरीका भी अख्तियार कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि दुनिया देखती है अमेरिका की एक वैश्विक भी अच्छी रही है, खासकर विविधता को लेकर, ट्रंप को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनका कदम बहुत अच्छा है, उनके देश की स्थिति के लिए बहुत अच्छा है, और इसका प्रभाव विश्व पर पड़ेगा, और इसके कारण बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। राजेश जी। जी, बस मेरे दो सवाल डॉक्टर साहब इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। एक सवाल तो ये कि अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं अमेरिका में, उनमें से लगभग 7,25,000 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं। तो ये चिंता भारत के लिए भी होगी। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? डॉक्टर साहब के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा सा चेक करिएगा। आपको बता देते हैं अमेरिका में किस देश के कितने अवैध प्रवासी हैं। जब तक आप एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए और डॉक्टर साहब की आवाज को चेक कर लीजिएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें किस देश के कितने अवैध प्रवासी अमेरिका में मौजूद हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बार डिटेल से जानकारी हम दे देते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासी 2022 तक 1.1 करोड़, मैक्सिको के जो अवैध प्रवासी हैं वो लगभग 41 लाख अमेरिका में हैं। साल्वाडोर के 8 लाख हैं। भारत की बात करें तो यहां पर 7,25,000 के आसपास भारतीय भी अवैध प्रवासी के तौर पर अमेरिका में मौजूद हैं। ग्वाटेमाला की बात करें तो यहां पर 7 लाख उनके भी अवैध प्रवासी अमेरिका में हैं। होंडुरास के जो है 5.5 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में मौजूद हैं। तो आंकड़ा बहुत लंबा है, और ये 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी जो हैं अमेरिका में मौजूद हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ लगातार बने हैं क्योंकि वक्त भी लगातार कम होता जा रहा है। डॉक्टर साहब के पास हम चलेंगे। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अमेरिका में अवैध प्रवासी जो हैं 2022 में 1.1 करोड़ थे, मैक्सिको में 41 लाख उनके थे, साल्वाडोर के भी बहुत ज्यादा अवैध प्रवासी थे। लेकिन जिस प्रकार से
अमेरिका से तस्वीरें निकलकर आई जहां पर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरों बांधकर जो है अवैध प्रवासियों को निकाला जा रहा है, उसने वाकई में दुनिया में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में और सख्त फैसले ले सकते हैं, उन पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।